हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग 2024 ए में मतलब फर्स्ट पाली में पूछे गए जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे आज हम लोग करेंगे। ठीक है। और आप लोग देखिए इसको, इसी आधार पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और उसमें से आपको 50 ही बनाना है। ठीक है, तो हम लोग 100 के 100 करेंगे। ठीक। और हम आज ये पहला क्लास है ऑब्जेक्टिव का, ऐसे धीरे धीरे करके और आपको सारा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा कराने हम सोचे हैं कराएंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए सवाल क्या कह रहा है, और बहुत ही आसान और ट्रिक के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको इसी टाइप से हल करना है। और हल करके क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ करके हल कीजिए, हल करके और उसका आंसर आपको आंसर शीट में रंगना होता है। यहाँ प्रोसेस की जरूरत नहीं है, यहाँ ट्रिक से भी आप बनाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पूरा नंबर मिलेगा। और सही इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सही रंगना है। ठीक है, तो सही आंसर मिलेगा तो सही रंगिएगा। ठीक, चलिए देखिए हम लोग करते हैं ये 1 नंबर से स्टार्ट। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2a + 3b = 8 और 3a - 4b बराबर में है -5, तो ab का मान क्या होगा? ab का मान निकालना है। तो आप लोग सिंपल समीकरण बनाने सीखे हैं। सिंपल समीकरण बनाने सीखे हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि। तीनों में से कोई भी लगाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोग तीनों में से कोई नहीं लगाएंगे, ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और आराम से खट से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन मेथड कैसे काम करता है। आप सबसे पहले, यहाँ तो हल की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको, 2a + 3b और माइनस का = 8 है। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं कि ए क्या दोनों साइड संतुष्ट कर रहा है। अगर दोनों साइड अंक बराबर आ जाएंगे इसका मतलब संतुष्ट कर रहा है, आंसर ए होगा। अगर नहीं होगा तो हम फिर बी चेक करेंगे ऐसे ही। तो ए का मान क्या है? 1 है, फिर 3 और यहाँ पर 2 है 8। बी का मान 2 है। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 और प्लस में 3 दूना 6 और ये 8, मतलब 6 2 8 = 8 हो गया। ऑप्शन ए एक साइड से सही हो गया। अब थोड़ा ये समीकरण फर्स्ट था, समीकरण सेकेंड को आप सॉल्व करके देखिए। 4b और यहाँ पर -5, यही मान यहाँ पर रखिए 1, ये 4 और b का मान है 2 और -5, तो 3 4 दूना 8 और यहाँ -5, तो ये हो गया -5 और -5। देख लीजिए दोनों ए वाला ही दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, खट से आप किसमें लगाइएगा? ए नंबर में लगाइएगा और ए नंबर आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में बोल रहा है रैखिक समीकरण 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है। तो आपको हल बताना है, संगत होगा असंगत होगा। ए में दिया है संगत है, बी में दिया है असंगत है, सी में दिया है आश्रित है और डी में दिया है कोई हल नहीं। तो देखिए हम लोग करते हैं। ए नंबर पहले रखिए, यहां पर आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत है। तो ये है A1 का मान, ये है B1 का मान और ये है C1 का मान। यहाँ पर 4 है, A2 का मान 6 है, B2 का मान और 9 है C2 का मान। हम पहले A1 बटे A2 चेक करते हैं। A1 बटे A2, A1 का मान क्या है? 2 और A2 का मान क्या है? 4। ये कटेगा तो 1 बटा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, आगे B1 बटा B2, B1 का मान क्या है? -3 और B2 का मान है -6। माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 दूना 6, मतलब 1 बटा
2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया। दोनों बराबर है तो हम चेक करेंगे C1/C2 का मान। C1 का मान 8 है और C2 का मान 9 है। अब ये नहीं घटेगा, मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल है C1/C2। और ये कब होता है, ये कब होता है, ये समांतर की स्थिति में होता है। जब रेखाएं समांतर होती है तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 होता है। तो हल होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को ना ही प्रतिच्छेद कर रहा है और ना ही समांतर है। हल तभी होता है प्रतिच्छेद की स्थिति में, प्रतिच्छेदी की स्थिति में एक हल होता है, क्योंकि ये दोनों रेखा एक बिंदु पर मिल रहा है इसलिए एक हल होगा। और समांतर ये आपका संपाती की स्थिति में सभी रेखाएं आपस में मिलती है, रेखा के सभी बिंदु आपस में मिलते हैं, इसलिए इसमें अनेक हल होता है, इसमें एक हल होता है। और ये समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, संगत या असंगत, संगत या असंगत होगा। तो इस परिस्थिति में जिसमें हल होता है उसमें संगत होगा, संगत, यहां भी क्या होगा, संगत। ठीक है, तो इसमें ये वाला कह रहा है, इसका शर्त होता है कि A1/A2 और इज नॉट इक्वल होना चाहिए B1/B2, तो ये तो फेल हो गया। ठीक है, और इसका शर्त होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, तो ये भी नहीं है, तो कौन है, ये समांतर वाला है। ठीक है, और समांतर वाला में कोई हल नहीं होता है, तो इसमें जिसमें संगत है, जिसमें संगत है उसमें हल होगा, और यहां पर तो संगत होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंगत, बी नंबर। ठीक है, इसमें असंगत होगा बी नंबर। संगत होगा जब क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। संगत होगा कब, जब आपका संपाती होगा। लेकिन असंगत होगा कब, जब क्या, समांतर होगा रेखा। तो यहां समांतर के शर्तों को संतुष्ट कर रहा है, समीकरण समांतर के शर्तों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या कह रहा है उसको समझिए। तीसरा कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 4 और 4x + 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखा होंगे। आलेख ही बताना है कि किस प्रकार के सरल रेखा होंगे। ये पूछ रहा है कि प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या फिर संपाती होगा। तो हम लोग उसी को चेक करेंगे A1/A2 के आधार पर, और ये किस तरह का, इसका शर्त होता है क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। इसके बाद इसका शर्त होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल होता है C1/C2। और इसका शर्त होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। ये और ये। अब ये दोनों समीकरण किस शर्त को संतुष्ट करेगा, उस आधार पर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है क्या, ये है A1 का मान, ये है A2 का मान, और ये है B1 का मान और ये है C1 का मान। यहाँ है A2 का मान, यहाँ है B2 का मान और ये है C2 का मान। तो रखिए हम सबसे पहले A1/A2 चेक करते हैं। A1 का मान क्या है जी, A1 का मान है 2। A2 का मान क्या है जी, A2 का मान है 4, कट गया 1/2 आ गया। B1/B2, B1 का मान क्या है जी, B1 का मान है 3, B2 का मान क्या है 6, कटा 1/2 आ गया। फिर से C1/C2, C1 का मान क्या है, C1 का मान है 4 और C2 का मान क्या है 12। 4 × 4 और 4 × 12 मतलब 1/3। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये आ रहा है A1/A2,
बराबर है तो B1 बटे B2 और इज नॉट इक्वल है C1 बटे C2 के। अब ये कौन से गुण को दर्शा रहा है, कौन से शर्त, यहाँ देखिए समांतर वाले शर्त को दर्शा रहा है। तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी आपका बी नंबर। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करके और उसमें टिक करना है, टिक नहीं करना है, क्वेश्चन में टिक नहीं करना है, आपको आंसर शीट देगा उस आंसर शीट में भरना है। ठीक है, लेकिन रफ में आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा और रफ में सॉल्व करके और आराम से मारिएगा, फुल नंबर आएगा। चलिए अब हम लोग करेंगे अगला प्रश्न, चौथा। देखिए अब हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न। ठीक है, तो ये कह रहा है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस y प्लस का 2y बराबर 0 0 के कितने हल हैं, मतलब कब हल है, एक हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है, या इनमें से कोई नहीं, ये चेक करना है। तो हल तो हमें कब पता चलेगा भाई, हल तो हमें पता चलेगा जब हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 को चेक करेंगे और वहां से देखेंगे कि ग्राफ कितना काट रहा है। अगर एक बार कटेगा ग्राफ, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गई तो एक हल, समांतर हो गई तो कोई हल नहीं, और अगर संपाती हो गई तो अनेक हल होगा। ठीक है, आइए हम लोग उसी मेथड पर रख करके और चेक करते हैं, उसी शर्त पर। ठीक है, ये है a1 का मान, ये है b1 का मान और ये है c1 का मान। ठीक है, ये है a2 का मान, यहां पर कुछ नहीं तो 1 छिपा है, कुछ नहीं तो क्या है 1 छिपा है, तो ये हो जाएगा b2 का मान और यहाँ पर c2 का मान। अब हम चेक कर लेते हैं a1 बटे a2, a1 का मान क्या है जी 2, a2 का मान क्या है जी 3, तो 2 बटे 3। ठीक है, b1 बटे b2, b1 का मान क्या है जी माइनस का 3 और इसका मान है 1, भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो कितना होगा माइनस का 3। अब यही दोनों अगर बराबर नहीं है तो हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर पता चल गया कि a1 बटे a2 और इज नॉट इक्वल है b1 बटे b2। और ये कब होता है जी, तो प्रतिच्छेदी का शर्त है। ये दोनों एक जगह पर कट रहा है तो समीकरण का कितना हल होगा, एक हल है। ठीक है, कितना हल, एक हल, ये हो गया आपका ए नंबर। ठीक, आगे देखिए बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनेक हल है। इस पर ध्यान दीजिए, ये अनेक हल है। अनेक हल का मतलब क्या है, हम लोगों को उसी शर्त पे रख करके और के का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर a1 का मान लिख लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है, b1 का मान लिख लीजिए 2 है और c1 का मान बताइए तो कितना 3 है। इसके बाद a2 का मान लिख लीजिए कितना 5 है। इसके बाद b2 का मान कितना है k है और c2 का मान कितना है 15 है। तो यहां से चेक कीजिए a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 पर आपको रखना है, क्योंकि यही अनेक हल देता है। अनेक हल का क्या है, का शर्त है। अनेक हल का यही क्या है, शर्त है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटे c2। सबका मान है रख दीजिए, 1 बटे a1 का मान 1 और a2 का मान है 5, b1 का मान है 2 और b2 का मान कितना है k, c1 का मान 3 है और c2 का मान 15 है। देखिए आपको किसी एक साइड गुना कर दीजिए, या तो आप इन दोनों को बराबर में ले लीजिए या फिर इन दोनों को बराबर में ले लीजिए, सेम आंसर ही आएगा। तो हम इन दोनों को बराबर में कर रहे हैं गुना, एक क्योंकि यह हल्का है, हल्का है तो एक गुना के क्या हो जाएगा, एक गुना के तो के हो जाएगा
और 5 दूना क्या हो गया 10। के 10 जब मान आएगा तो इस समीकरण निकाय का, हम यहाँ पर अगर 10 रख देंगे तो इस समीकरण निकाय का क्या हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा। मतलब इसका बी नंबर 100% राइट आंसर है। ठीक है, अब आपको चेक करना है छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन में चेक करना है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। कौन समांतर श्रेणी है आपको चेक करना है। तो आप देखिए हम लोग को चेक करने के लिए तो A1 बटे A2 करना होगा, क्योंकि हमें D निकालना है। जब हम D समांतर श्रेणी का मतलब है कि D का मान समान आना चाहिए। अगर D का मान समान आ गया, अगर D का मान समान आ गया तो आप क्या कीजिएगा, तब वो AP में है। अगर D का मान समान नहीं आया तो AP में नहीं है। ठीक है, तो यहां से कर लीजिए, इसमें चेक कीजिएगा ना ये। तो देखिए D के लिए हम क्या करेंगे 0.33 और यह 0.3, तो जब आप घटाइएगा तो 0.03 आएगा। अब जरा हम अगला के लिए कर लेते हैं D2, मतलब 0.333 माइनस ये हो जाएगा 0.33। तो जब इसको घटाइएगा तो 0.3 में 3 जाएगा 0, 3 में 3 जाएगा 0 और यहाँ पर 3। क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर है, इसलिए ये नंबर नहीं होगा। अब जरा हम दूसरा चेक करते हैं, मिटा देते हैं इसको। दूसरा नंबर चेक करते हैं इसका। तो आप देखिए ना कि अगर हम इसको घटाएंगे 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा जी 10 आएगा। 111 में से 11 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं 4 में से, अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, लेकिन 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो दो पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। ठीक है, क्या डी के लिए -4 और -0 मतलब -4। D2 के लिए अगर हम -8 करते हैं तो -8 और -4, तो -8 और +4 मतलब -4 आ गया। देखिए दो पदों का अंतर समान है, मतलब क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, P के 7वां प्रश्न कह रहा है P के किस मान के लिए पद 2P + 1, इसके बाद कोमा है यहाँ, कोमा 13 और 5P - 3 समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो पता है ना, अगर ये पद समांतर श्रेणी में है तो D हमेशा बराबर होगा। इसको हम लोग मानेंगे क्या, इसको हम लोग मानेंगे A पहला पद, A2 मतलब ये दूसरा पद और A3 मतलब तीसरा पद। ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का चांस है। और चांस क्या, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, देखिए तो हम D1 बराबर D2 हमेशा बराबर होता है अगर कोई पद AP में होता है तो इस आधार पर हम कहेंगे कि A2 - A1 और यहां पर A3 - A2, A3 - A2। A2 का मान क्या है जी, A2 का मान है 13। A1 का मान क्या है, तो A1 का मान है 2P - 1। A3 का मान है 5P - 3 और A2 का मान क्या है 13 है। 13 - 2P प्लस का 1 बराबर 5P - 3 और ये 3, मतलब ये हो गया 14 माइनस का 2P और इधर 5P और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 13 3 16। ठीक है, तो माइनस का 2P माइनस का 5P -16 और ये आपका 14 उधर चला जाएगा तो माइनस का 14 यहां करते हैं। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो -7P और फिर इधर जोड़ दीजिए 14 16, 6 4 10 के 0 हासिल 1 1 2 और 1 3 माइनस इधर 7 13 - 2P प्लस का 1 13 और 1 14 हो जाएगा। ठीक है, 5P माइनस का 3 और यहाँ पर 13 13 3 13 3 16 सही है। ये प्लस में इधर आया माइनस में और फिर ये 14 है तो 14 30 हो जाएगा। 30
माइनस का क्या हो रहा है, अगर 7 हो गया तो 7 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आना चाहिए। एपी में कुछ गड़बड़ी है क्या, रुकिए हमको सवाल चेक करने दीजिए। हाँ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस। यहाँ पर एक मिनट सवाल चेक करने दीजिए। ठीक है, अब सही है, चेक करते हैं। तो ये हो गया, और इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अच्छा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर उधर जाएगा तो ये 12, तो कितना 28 हो जाएगा, 16, हाँ 28 हो जाएगा, माइनस का 28, पी माइनस से माइनस कट जाएगा, 28 और बटे 2 कट के पी का मान कितना, नहीं जी 7, तो 7 चौके 28 मतलब 4 आंसर आएगा, 4, पी का मान 4 हो जाएगा। देखिए एगो माइनस में गड़बड़ी हुआ था तो आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। इसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी ना हो, और अभी से देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग करेंगे 8वां 9वां 10वां, जितना लिखाएगा बोर्ड पर उतना हम लिखेंगे, और लिख करके आपको ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आइए अब हम लोग करेंगे अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए एन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का एनवा पद है तो A25 माइनस A20 का मान ज्ञात करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें निकालना है क्या, A25 और माइनस A10 का मान चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे 25वां पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 24D, A प्लस 24D, और यहाँ पर 10वां पद को A प्लस 9D लिख सकते हैं। तो A 24D और माइनस A और माइनस का 9, तो A से A तो कट गया भाई, 24 में से 9 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 24 में से 9 घटेगा 15D बचेगा। अब D का मान कहाँ से आएगा, तो D का मान यहाँ से आएगा, हम D निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, A2 का मान 8 और A1 का मान 3, घट के कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 रख दीजिए, 15 बचे 75, आ गया सिंपल आंसर, ठीक है। ऐसे सोचिए, और ये तो एपी में दिया है ना, ये तो एपी है, तो एपी से हम डी आराम से निकाल सकते हैं, तो डी निकाल लिए। पहले यहां से पता किए कि हमें जरूरत किसका है, तो डी की जरूरत है, तो डी हम A2 माइनस A1 कर लिए, A2 का मान 8 है और A1 का मान कितना है 3 है, हो गया। आइए देखिए अगला, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा उसका पांचवा पद 25 है, तो समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। समांतर श्रेणी का सारवंतर आपको निकालने के लिए उससे पहले आपको एपी निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए एपी निकालते हैं हम लोग। दूसरा पद क्या है, ए प्लस दूसरा पद, यहाँ पर ऐसा लिखिए दुआ पद कितना है भाई 13, तो ए प्लस डी बराबर कितना 13, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसके बाद पांचवा पद, तो पांचवा पद कितना है, पांचवा पद 25 है, तो ए प्लस 4D और बराबर में 25, ये आ गया समीकरण सेकेंड। तो हम समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से चलेंगे, सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 4D बराबर 25, तो यहाँ घटा देंगे, ये घट गया तो यहाँ प्रोसेस मायने नहीं रखता, इसलिए हम तेजी में बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 12, 25 में से 13 घटेगा माइनस का 12, ये कट गया, तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा 12/3, मतलब D का मान आ गया 4, ठीक है। हमें सारवंतर ही चाहिए था, तो यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं है। सारवंतर बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है, तो आ गया मेरा D का मान 4, और जब D का मान आ गया तो एपी निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यही आंसर होगा,
लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म, ज्यादा उलझुल में नहीं पड़ना है। अब इसको समझिए, 10वां प्रश्न कह रहा है, 10वां प्रश्न कह रहा है यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो, एक रैखिक हो, यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिएगा, तीन बिंदु कभी, अगर तीन बिंदु है, 1 2 और 3, एक रेखा पर ही हो, तीन बिंदु एक रेखा पर होगा तो इससे क्या त्रिभुज बनेगा? इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। आप तीनों को जोड़ दीजिए तो देखिए, एक रेखीय है मतलब एक रेखा में है, और तीनों बिंदु अगर एक रेखा में है तो इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लड्डू, मतलब 0। ठीक, तो आप लगाइए किस में? बी में। आइए, हो गया, समझ में आया? जब तीन बिंदु इस टाइप का रहेगा, अलग अलग रेखा में रहेगा, तब तो त्रिभुज बनेगा, तब इसका कुछ क्षेत्रफल आएगा। लेकिन जब तीन बिंदु एक रेखी है तो उसमें त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो आप क्या बोलिएगा कि इस त्रिभुज का मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल कहां से आएगा? क्षेत्रफल हो गया 0, मतलब 0। हो गया आपका सी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक ए बराबर -1,0 और बी है 5,-2 एवं 8,2 हो तो उसके केंद्र का निर्देशांक बताइए। ये अच्छा सवाल है, तनी ध्यान से। यहां पर हमारे पास त्रिभुज है ए बी और सी। ए का निर्देशांक है -1,0, बी का निर्देशांक है 5,-2 और सी का निर्देशांक है 8,2। तो यहां पर आप सबसे पहले इसको मानिए, ये है x1, ये है x2 और ये है x3, ये है y1, ये है y2 और ये है y3। अब हमें केंद्र का निर्देशांक चाहिए, तो केंद्र x, y, कोई भी निर्देशांक x, y के रूप में होता है, और इसका सूत्र हो जाएगा x1 + x2 + x3 बाय 3, y1 + y2 और प्लस y3 बाय 3। अब आपको सबको जोड़ देना है, मतलब -1, x2 का मान 8, x3 का मान 5 और बाय 3। यहां पर y1 का मान 0, y2 का मान 2, y3 का मान क्या है? -2 है, बाय 3। तो अब यहां से जोड़िएगा, 8 और 5 13, 13 में से एक घटेगा तो 12/3, यहां पर 0 + 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहां पर 3, थोड़ा ऊपर लेते हैं, जगह की शॉर्टेज है, तो कटेगा, क्या हो जाएगा? 4, 3 चौके 12, और यहां पर 0, और ये तो कट गया तो यहां भी 0 हो जाएगा, तो 0/3, मतलब केंद्र का निर्देशांक आ गया 0,4, 4,0, 4,0 किस में है? देखिए यहाँ है 4,0, मतलब डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है और खट से आंसर लगाना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।